चलो भाई, केमिस्ट्री का तो एक पीरियड हो गया आपका। हो गया है ना एक पीरियड। क्या पढ़ाया सर ने? क्या पढ़ाया? अच्छा, मैं भी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, है ना। तो देखो, पहले मैं ये बता देता हूं मैं क्या पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं ना। बताओ कौन कौन से। है ना। फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये वाला पोर्शन लूंगा मैं, फिजिकल। ठीक है। ये 2 पोर्शन है, सर लेंगे, क्लास हो गई होगी आपकी। तो मैं पढ़ाऊंगा आपको फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे सर, बसंत सर। ठीक है। तो चलो, सर ने भी स्टार्टिंग से किया होगा, मैं भी स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक। जब से दुनिया थी नहीं, जब से दुनिया बनी वहीं से शुरू कर लेते, बिल्कुल जीरो से। ठीक है। देखो, एनसीईआरटी बुक परचेज कर लिया आपने या नहीं? अभी नहीं। चलो कोई नहीं, वो परचेज कर लेना। मॉड्यूल भी मिल जाएंगे आपको धीरे धीरे। तो अगर पहला चैप्टर देखा जाए, तो पहले चैप्टर का नाम है, केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है वो फिजिकल केमिस्ट्री का ही है। जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन हम वो चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सेकंड वाला, एटॉमिक स्ट्रक्चर। चैप्टर 2 है एनसीईआरटी में। अब इसको क्यों पढ़ रहे हैं? फर्स्ट क्यों नहीं? इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं 9th क्लास में पढ़ाया आपने, नहीं पढ़ा 9th में? तो इसलिए इसको स्टार्ट कर रहे हैं पहले। 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसमें बेसिक मॉडल भी पढ़ चुके हैं, थॉमसन का मॉडल पढ़ा होगा आपने, है ना। रदरफोर्ड का भी पढ़ा होगा। तो वो सब यहां आएंगे, लेकिन थोड़ा एडवांस है यहाँ पे। ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे तो चलो बाद में आएंगे, पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं स्टार्टिंग से केमिस्ट्री का क्या था हमारा, है ना। तो दुनिया जो बनी है बिग बैंग थ्योरी है, जो अब सबसे मॉडर्न थ्योरी है। जानते हो बिग बैंग थ्योरी? सुना है बिग बैंग थ्योरी का नाम? क्या है बताओ बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ये बोलती है कि जो पूरी दुनिया है, जितने भी प्लेनेट्स हैं, जितना भी यूनिवर्स है, सबका सब एक पॉइंट पे था। उसमें एक एक्सप्लोजन हुआ, ब्लास्ट हुआ, और ये जितनी भी प्लेनेट्स हैं, जितनी भी गैलेक्सीज हैं, ये सब की सब बन गई। उसमें से एक अर्थ भी है, तो अर्थ भी बन गई। उस वक्त टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर डाउन हुआ। अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन हुआ। फिर यहाँ पर लाइफ, छोटे छोटे जो है बायोलॉजिकल जो स्पीसीज थी, वो आना शुरू हुई। 10th क्लास में पढ़ा होगा, जो बायोलॉजिकल चीजें वो धीरे धीरे आना शुरू हुई। फिर ह्यूमन बीइंग आए, है ना। फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते हमारी जो है, ये जो प्लेनेट्स है, हमारा जो अर्थ है, इसका फॉर्मेशन हो गया। बाकी प्लेनेट्स है उन पे तो लाइफ नहीं है, अर्थ है इस पे हमारी लाइफ है। धीरे धीरे यहाँ सारी चीजें आ गई। अब जब यहाँ पे लाइफ आई, तो इंसान आया, ह्यूमन बीइंग आए, तो उनको जो है लाइफ के लिए और सारी चीजें भी चाहिए, मेडिसिन भी चाहिए, खाने के लिए भी चाहिए। ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं था, जो मिला वही खा लिया, है ना। जो एंशियंट टाइम था हमारा, एंशियंट टाइम, एंशियंट टाइम में अब केमिस्ट्री कहां से आई? जो एंशियंट टाइम था उसमें क्या होता था, ऋषि मुनि हुआ करते थे। कोई भी इंसान जो है बीमार हुआ, उसे कोई बीमारी हुई, जड़ी बूटी ली और उसका इलाज कर दिया। आज भी आप देखते होंगे आयुर्वेदिक मेडिसिन तो आज भी है, होम्योपैथिक भी है और एलोपैथिक भी है। सबसे फास्ट तो एलोपैथिक काम करती है। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक, इनका जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे आता है। तो पहले जो देखा जाए एंशियंट टाइम में, तो आयुर्वेदिक जो चीजें हैं उनसे इलाज किया जाता था, उनसे मेडिसिन बनती थी। तो एंशियंट टाइम में कुछ कहावतें थी, जैसे आज भी कुछ कहावतें हैं जो फेक हैं। जैसे मैंने कहावत सुनी है कि पेंसिल की जो छीलन है उसे दूध में डाल दो रबड़ बन जाएगी, ये मैंने सुना है। या फिर कोई ऐसा भी सुना है कि टूटा हुआ दांत तकिए के नीचे रख दो, वो जो है उसमें पैसे बन जाएंगे, क्या ऐसा कुछ है। या फिर मैंने सुना है कि कॉइन को रेल की पटरी के नीचे रख दो, वो मैग्नेट बन जाएगा। लेकिन क्या ये जितनी भी आपने चीजें सुनी है, क्या ये सच हो सकती है? कहीं से कहीं तक इनका कोई रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं। उसी तरीके से एंशियंट टाइम में, बहुत पहले की बात है, कुछ कहावतें थी जो फेमस थी। एक था
हो सकता है आप जानते हो, पारस स्टोन के बारे में सुना है? पारस स्टोन, पारस पत्थर बोलते थे उसको, सुना है इसके बारे में? हैरी पॉटर में, हैरी पॉटर में दिखाया है ये? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। एक है एलेक्सिर ऑफ लाइफ, इसे अगर मैं हिंदी में बोलूं, बहुत बढ़िया वर्ड है, बताओ क्या लिखा है ये? अमृत क्या होता है, क्या होता है अमृत? जिसको अगर कोई इंसान पी ले तो क्या हो जाएगा? हो सकता है अमृत, वो एग्जिस्ट कर सकता है अमृत, ये नहीं, लेकिन है वो, मानते हैं कुछ तो, है ना। एक वो सीरियल भी आता था शायद, समुद्र मंथन करके है कुछ, है ना, उसमें समुद्र मंथन करते हैं, फिर वहां से जो है वो अमृत निकलता है, फिर वो पी लेते हैं, अमर हो जाता है, ऐसे कुछ स्टोरीज हैं जो है ना। रियलिटी में तो नहीं है ऐसा कुछ। तो देखो पारस स्टोन, अब पारस स्टोन क्या था और ये एलेक्सिर ऑफ लाइफ क्या है भैया? पारस स्टोन ऐसा पत्थर था, ये माना जाता था कि किसी भी मेटल को अगर टच करा दिया जाए तो वो मेटल किस में कन्वर्ट हो जाएगी? गोल्ड, गोल्ड में बदल जाएगी। ठीक है, किसी भी मेटल, जैसे कि कॉपर को टच करा दो आप, है ना, अगर पारस पत्थर, पारस स्टोन से टच करा दो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो? गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा, लोग ये मानते थे कि कहीं ना कहीं दुनिया में अमृत है, जिसको पी ले तो क्या हो जाएगा? इंसान अमर हो जाएगा, इमोर्टल हो जाएगा। अब ये दोनों ही चीजें एकदम फेक, इनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं। ना तो कोई पारस पत्थर है जिससे कोई भी चीज सोना बन जाती है, और ना ही कोई अमृत है जिससे पी के इंसान जो है अमर हो जाता है। लेकिन पहले ये कहानियां थी। अब क्योंकि ये जो कहानियां थी, ये जो कहावत थी, फेमस थी, तो लोग इनको सर्च करते थे भी, कहीं से हमें पारस पत्थर मिल जाए, कहीं से हमें अमृत मिल जाए। भाई दो चीज हैं, पैसा भी है और लाइफ भी है, अब क्या चाहिए? ऊपर पैसा है, नीचे देखो लाइफ है। ठीक है, तो इन दोनों को सर्च करते थे लोग। कुछ ये भी करते थे कि भाई चलो, मिल नहीं तो हो सकता है हम बनाने की कोशिश करते हैं, खुद से बना के देखते हैं, हो सकता है कुछ जड़ी बूटियों मिलाकर कोई बनी जाए, अमृत ही बन जाए, कुछ जड़ी बूटियां आपस में मिलाएं और अमृत तैयार हो जाए, कुछ कंपोजिशन मिलाएं, हो सकता है पारस पत्थर बन के तैयार हो जाए। तो इनको बनाने की भी कोशिश करते थे, इनको सर्च करने की भी कोशिश करते थे। तो जब इनको बनाने की कोशिश करते थे, जैसे अमृत को बनाने की कोशिश की, उन्होंने बहुत सारी जड़ी बूटियों को मिलाया, तो अमृत तो नहीं बना, मेडिसिन, मेडिसिन बनती चली गई, बहुत सारी दवाइयां बनती चली गई, कोई बुखार की दवाई बन गई, कोई मलेरिया की दवाई बन गई, बहुत सारी मेडिसिन बनती चली गई। अब जब बहुत सारी मेडिसिन बनती चली गई, फिर उन मेडिसिन पे रिसर्च हुई, और वो मेडिसिन अमृत तो नहीं थी, लेकिन वो मेडिसिन कहीं ना कहीं बुखार में काम कर रही थी, फीवर में काम कर रही थी, कोई नजला खांसी जुकाम इसमें काम कर रही थी, उन पे रिसर्च हुई, उनकी कंपोजिशन पे बात हुई। तो धीरे धीरे इस पे रिसर्च करते करते ये दोनों तो नहीं मिले, लेकिन इन दोनों को पर स्टडी करते करते हमारा किस सब्जेक्ट का इवोल्यूशन हुआ? केमिस्ट। क्या कि भाई जो मेडिसिन बनी है इसमें क्या चीज है, जो इसमें कंटेंट है, उसकी क्या स्ट्रक्चर है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, उसकी क्या केमिकल रिएक्शन है। जैसे कि वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। पहले थोड़ी पता था, एंशियंट टाइम में, पहले तो वाटर ही पानी कहते थे, फॉर्मूला पता लग गया H2O। क्या पता? दो हाइड्रोजन के एटम है और एक क्या है? ऑक्सीजन का एटम। तो ये चीजें बाद में पता चली हैं जो। ठीक है, ये जो दो पॉइंट लिखे ना मैंने, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कोई अपने पास से नहीं लिखे, एक भी बात अपने पास से नहीं बोलूंगा, सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में लिखी हुई मिलेंगी। ये भी लिखा हुआ है पारस स्टोन, ये भी लिखा हुआ है एलेक्सिर ऑफ लाइफ, सारी चीजें एनसीईआरटी में है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद धीरे धीरे जो है बहुत सारी चीजें आने लगी, बहुत सारी मेडिसिन बनने लगी, बहुत सारी जो है तरह तरह की, जैसे अलग अलग मेटल्स बने, जैसे कि आयरन भी बन गया, ब्रास, ब्रास भी बना, एक होता है ब्रोंज, इनकी कंपोजिशन जानते हो? ब्रोंज, तरह तरह के मेटल तैयार किए गए, ब्रास, ब्रोंज, है ना। बताओ ब्रोंज में क्या क्या होता है? कॉपर प्लस टिन का सिंबल क्या होता है? Sm। ठीक है, ब्रास में क्या होता है? कॉपर प्लस जिंक। अब ये मेटल जो तैयार की गई है, कैसे तैयार की गई होंगी? पहले कॉपर की कॉपर को देखा गया होगा, फिर आयरन को, फिर जिंक को, इनकी खोज की गई होगी, फिर इनको मिलाया गया होगा। ब्रोंज, ब्रोंज मेडल भी तो ना, ब्रोंज मेडल थर्ड पोजीशन वाले को मिलता है ना। तो इस तरीके की काफी सारी चीजें बनती चली गई। अब जो है
इसके बाद और स्टडी हुई धीरे धीरे। अब जो ऋषि मुनि थे उनमें से एक ऋषि मुनि थे, अगर आप जानते हो, आचार्य कणाद का नाम सुना है? किसी ने सुना है आचार्य कणाद? आचार्य कणाद, इनका एक नाम और है ऋषि कश्यप। ये पहले ऐसे इंसान थे पूरी दुनिया में जिन्होंने इस बात को बताया कि दुनिया की हर चीज, हर मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम। 9th 10th में आपने पढ़ लिया होगा। तो वो ये थे आचार्य कणाद। ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पॉइंट्स, सारे एनसीईआरटी की लाइन है जो मैं सिंगल एक एक पॉइंट्स में लिख रहा हूं। ये एग्जाम की लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो आपसे पूछ लेगा कि जेई में बताओ कि एटम सबसे पहले किसने बताया था, ऑप्शन में दे देगा कि आज। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, थोड़ा लिंक बन जाएगा कि केमिस्ट्री की कहां से शुरुआत हुई, कैसे कैसे ये बनी, है ना। तो आचार्य कणाद थे जिन्होंने ये बताया कि दुनिया का हर कोई मैटर, मैटर तो आप जानती होंगे, है ना, 9th 10th में पढ़ा है कि कोई भी चीज जिसके पास मास हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ठीक है, दुनिया का कोई भी मैटर है, बताओ वो स्मॉलेस्ट, बहुत स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है, उस पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? एटम्स। लेकिन अब क्योंकि एटम्स इंग्लिश का वर्ड है, उस वक्त ये इंग्लिश तो नहीं थी, उस वक्त तो संस्कृत थी या हिंदी थी, तो उन्होंने क्या बोला? परमाणु। तो हिंदी में परमाणु बोलते हैं, संस्कृत में भी परमाणु बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई परमाणु है, दुनिया की हर चीज छोटी छोटी चीज से मिलकर बनी है, जिसको हम बोलते हैं परमाणु। ठीक। अब जब आचार्य कणाद ने ये बात कही कि दुनिया की हर चीज बहुत छोटे छोटे चीजों से मिलकर बनी है, जिसको हम परमाणु बोलते हैं, अब उसके बाद इंडिया में आगे कुछ ज्यादा रिसर्च नहीं हो पाई। फिर इसके बाद आते हैं एक जॉन डाल्टन, सुना है नाम? जॉन डाल्टन। ये कब आए? आचार्य कणाद के लगभग 2000 साल, 2500 ईयर्स बाद ये आए। इन्होंने एटम पे वर्क करना शुरू किया, तो इनको पता लगा कि इंडिया में एक ऋषि है आचार्य कणाद, उन्होंने एक बुक लिखी है, इनकी बुक का नाम भी है, वो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, विशेषिका सूत्र। उस बुक में है ये बुक है, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो इस बुक में इन्होंने सारी बातें लिखी थी आचार्य कणाद ने। मैटर, एटम, परमाणु से मिलकर बनता बनता है, इस परमाणु की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज लिखी थी। तो आज इसको, उनको जॉन डाल्टन को पता चला कि इंडिया में एक वो है ऋषि हैं, आचार्य कणाद हुए थे, उन्होंने अपनी बुक लिखी है विशेषिका सूत्र। तो उन्होंने अपने दोस्त को बुलाया कि भैया उस बुक का इंतजाम करो किसी तरीके से, हम भी एटम पे रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने भी एटम के बारे में लिखा है। तो उन्होंने अपने दोस्त को इंडिया भेजा, उनका दोस्त इंडिया आए और किसी तरीके से विशेषिका सूत्र बुक लेकर वहां चले गए। वो संस्कृत में है बुक, तो उनको लाके दी कि भाई ये बुक लो। फिर उन्होंने देखा भाई ये तो संस्कृत में, इसको ट्रांसलेट करवाओ इंग्लिश में किसी तरीके से। तो फिर वो बुक इंग्लिश में ट्रांसलेट कराई गई, फिर उनके पास लाई गई जॉन डाल्टन के पास। जॉन डाल्टन ने उसको बहुत अच्छी तरीके से स्टडी की, कुछ पॉइंट्स तो उन्होंने आचार्य कणाद के कॉपी किए और कुछ पॉइंट अपने ऐड किए। अब क्योंकि साइंटिस्ट है, कुछ बात अपनी भी तो ऐड करेगा, तो कुछ बात उन्होंने अपनी ऐड की, कुछ पॉइंट्स वहां से लिए। कौन सा पॉइंट वहां से लिया? आचार्य कणाद ने कहा था कि दुनिया की हर एक चीज छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिसको हम परमाणु बोलते हैं। सेम पॉइंट उन्होंने बोला जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने बहुत सारे पॉइंट्स दिए, उनको मिलाकर एक थ्योरी बनती है, बताओ कौन सी है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का फॉर्मेशन हुआ। इस थ्योरी में उन्होंने सारी बातें लिखी थी कि मैटर, एटम, एटम के बारे में लिखी थी। कुछ बातें आचार्य कणाद की हैं, कुछ बातें इन्होंने अपनी ऐड की। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे आप, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करेंगे, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट एनसीईआरटी के लिखे हैं, कोई भी फालतू नहीं लिखा है, कोई भी अपने पास से नहीं लिखा है। ठीक है, जैसे पारस स्टोन लिख लेंगे, एलेक्सर ऑफ लाइफ लिख लेंगे, एंशिएंट टाइम लिख लेंगे, है ना। चलो लिखो। फिर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट्स डिक्टेट करूंगा मैं। ठीक है, ये लिखने के बाद केमिस्ट्री की फिर डेफिनेशन लिखेंगे, मैं डिक्टेट करूंगा। पहले लिखो,
केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखेंगे जो मॉडर्न डेफिनेशन है। ये लिखो, आज तो कहीं भी नोट कर लो आप, एक नोटबुक बनाना अलग, फिजिकल की है ना, और सर की अलग। तो एक फिजिकल केमिस्ट में फिजिकल केमिस्ट्री हो जाएगी, उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो जाएगी। सर ने अभी इनऑर्गेनिक स्टार्ट की है, जो पढ़ा रहे हैं वो भी इनऑर्गेनिक है, और इधर आपकी स्टार्ट हुई है फिजिकल। तो जहां मैंने केमिस्ट्री लिखा है उसके बाद केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखनी है। लिखो डेफिनेशन केमिस्ट्री की। द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस that studies, the branch of science that studies the preparation, the preparation, कोमा लगाकर प्रॉपर्टीज, कोमा लगाकर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ, एंड रिएक्शन ऑफ material substance, and reaction of material substance is called chemistry, is called chemistry। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे आप ये सारी बातें, ये भी सारे एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स हैं। ब्रास का पता होना चाहिए किस किस का कॉम्बिनेशन है, ब्रोंज, आचार्य कणाद, मैटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल परमाणु, बुक का नाम विशेषिका सूत्र, ये इनकी बुक है। हो गया नोट? ये लिखो, फिर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट्स लिखेंगे, इसके बाद यहां पॉइंट्स लिखेंगे, 4-5 पॉइंट है, 5-6। अब जब एनसीईआरटी जब ओपन करेंगे तो उसमें और बातें भी कुछ लिखी हुई हैं, अब वो सारी बातें हिस्ट्री की हैं। जैसे कि उसमें लिखा हुआ है कि मोहनजोदारो है और एक हड़प्पा सिविलाइजेशन है, जब वहां पे देखा गया, वहां पे रिसर्च की गई, तो वहां पे कुछ बर्तन मिले हैं जिन पे पॉलिश हुई हुई है, तो उस पॉलिश को जब देखा गया तो वो पॉलिश आज भी ऐसी है,
तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब निकलता है कि पहले के लोग जानते थे कि ये केमिकल्स अगर बर्तन के ऊपर पॉलिश किया जाएगा तो ये काफी टाइम तक चलेगा, मतलब उन्हें कुछ कहीं ना कहीं केमिस्ट्री की नॉलेज थी, हालांकि इतने लेवल पे नहीं थी जितने लेवल पर आज है। ये भी लिखा हुआ एनसीईआरटी में। और क्या लिखा हुआ उसमें? लिखा हुआ जो वो अजंता और कौन सी है वो दूसरी, अजंता और एलोरा, वहां की जो गुफाएं, वहां पे कुछ पेंटिंग्स मिली हैं। उन पेंटिंग्स को अगर देखा जाए वो आज भी ऐसे ही हैं, हजारों साल हो चुके हैं। तो मतलब जिन्होंने वो पेंट किया होगा उन्हें पता होगा कि ये केमिकल्स अगर पेंटिंग में यूज किया जाए तो ये हजारों सालों तक ऐसे ही बना रहेगा। इसका मतलब वो केमिस्ट्री जानते थे, वो जानते थे कि किस केमिकल्स को कहाँ यूज करना है। ये सारी बातें भी लिखी हुई है। अब क्या वो सारी बातें लिखने की नीड नहीं है, एनसीईआरटी आप जब रीड करेंगे वो सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा एक बात और, अभी हम पढ़ेंगे कैसे? भाई एक तो आपका नोट्स है ही जो यहाँ क्लास में होगा, एक तो आपका नोट्स, सबसे पहले तो आपको इसको रिवाइज करना है साथ साथ। दूसरी चीज, आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी होगी, एनसीईआरटी बुक की रीडिंग करनी होगी। जो चैप्टर चलेगा साथ साथ उसकी रीडिंग करनी होगी। हमें कैसे पता चलेगा कितनी रीडिंग करनी है और क्या रीड करना? मैं आपको बताऊंगा। जो टॉपिक हो जाएगा उसको यहां पहले क्लास में पढ़ो, घर जाके एनसीईआरटी से उसको पढ़ लो, उसी टॉपिक को बस, ठीक है। तो नोट्स प्लस एनसीईआरटी बुक हम पढ़ेंगे तो इतना काम तो हमारा जेई मेन लेवल का हो गया। उसके बाद हम कुछ डीपीपीज भी आपको मिलेगी, प्लस और एक हमारा होगा मॉड्यूल। अब मॉड्यूल होगा आपका जी एडवांस लेवल का। दो तीन एक्सरसाइज हैं, कुछ एक्सरसाइज जेई मेन लेवल की हैं स्टार्टिंग की, कुछ एक्सरसाइज जेई एडवांस की है, और इसी में आपको मिल जाएंगे पीवाईक्यू, इसी में आपको मिल जाएंगे पीवाईक्यू, ठीक है। वैसे पीवाईक्यू तो इसमें एक दो जेई मेन का अगर देखा जाए, क्योंकि क्वेश्चन इतने सारे होते हैं तो एक दो साल के हो पाएंगे बस इसमें मॉड्यूल के अंदर। जेई मेन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना पीवाईक्यू, एक ही साल में 7-8 शिफ्ट होती हैं, 7-8 के 8 दूनी 16 शिफ्ट हो जाती हैं। एक अभी हुआ जनवरी में, एक अभी हुआ अप्रैल में। तो इतने सारे पीवाईक्यू को मॉड्यूल में इंक्लूड करना थोड़ा सा इंपॉसिबल है, वरना मॉड्यूल बहुत मोटा हो जाएगा। तो लेटेस्ट जो पीवाईक्यू है, जो लेटेस्ट ईयर है उसके पीवाईक्यू इसमें रहेंगे, है ना। तो आप फिर पीवाईक्यू की बुक भी ले सकते हैं, कुछ बुक यहाँ लाइब्रेरी में भी है, पीवाईक्यू की बुक है, तो पहले आप उनको देख लें। जैसे एमटीजी प्रकाशन की बुक आती है, बढ़िया बुक है, एमटीजी की ले सकते हैं। एक बुक ले लें पीवाईक्यू की, उसमें आपके 20-30 साल के रहेंगे पीवाईक्यू, वो अलग बुक हो जाएगी। तो जैसे चैप्टर आपका हो गया तो आपने एनसीईआरटी, अच्छा एनसीईआरटी में और क्या है? एनसीईआरटी में एक्सरसाइज जो है उसकी वो, मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की ही बात करूं, 60-70 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ना। तो यहाँ सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है 9-10 से, बताया होगा बाकी सर ने भी। तो एक ही चैप्टर में काफी ठीक ठाक सिलेबस हो जाएगा आपका। 9-10 जब आप पढ़ते होंगे आपको थोड़ा आसान लगती होगी, पहले नहीं थी इतनी आसान, वो सिलेबस रिड्यूस हो गया। अब यहाँ एकदम से बढ़ेगा आपका सिलेबस। एक तो क्लास मिस मत करना बीच में, वरना बहुत दिक्कत होगी। ये चैप्टर इसलिए शुरू किया है, मान लो बाई चांस किसी की एक आधी क्लास मिस हो भी गई, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने 9th में पढ़ा है पहले, तो दोबारा पढ़ने में थोड़ा सा आसानी होगी, इसलिए शुरू किया है। बाकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी तो ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। अगर मैं पहले मूल कॉन्सेप्ट शुरू कर देता, पहला चैप्टर जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो उसमें कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जो आपने 9th-10th में नहीं पढ़े हैं, तो वो अगर छूट जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए चैप्टर ही शुरू किया एटॉमिक स्ट्रक्चर। मान लो किसी का थोड़ा बहुत छूट भी जाए, बाई चांस तबियत खराब हो गई या कोई काम आ गया, तो वो कर लेगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बाकी मैं भी बता दूंगा उसको। लेकिन कोशिश करें कि जो है रेगुलर रहें और छुट्टी ना करें, ठीक है। तो ये देखो इतनी सारी चीजें हैं, नोट्स ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना, एनसीईआरटी, फिर उसके साथ एक्सरसाइज, फिर इसकी डीपीपी मॉड्यूल, इनकी एक नोटबुक बनाना, इसको हम बोलेंगे प्रैक्टिस नोटबुक, प्रैक्टिस नोटबुक। सारी चीजें उसमें ही करनी है ना। बीच बीच में चेक करेंगे हम, ध्यान रखना, ये चेक होगी प्रैक्टिस नोटबुक, जिसमें आपकी एक्सरसाइज चेक होगी, एनसीईआरटी की, डीपीपी का सॉल्यूशन और मॉड्यूल के जो क्वेश्चन है वो। सिर्फ आपको सॉल्यूशन करना होता है प्रैक्टिस नोटबुक में, और क्वेश्चन नहीं लिखने होते। तो दो नोटबुक रहेंगी, एक तो रहेगी सिंपल थ्योरेटिकल जो हम क्लास में करेंगे, और एक रहेगी प्रैक्टिस नोटबुक। उस एक नोटबुक में सब कुछ होना चाहिए, उसी में एनसीईआरटी सॉल्व हो, उसी में डीपीपी सॉल्व हो, और उसी में मॉड्यूल सॉल्व हो।
ताकि एक जगह आ जाए सारी चीजें। ठीक है, ये बीच बीच में चेक होगी। कब चेक होगी मैं आपको बता दूंगा, 3-4 दिन पहले आपको अलर्ट कर दूंगा कि इस दिन कॉपी चेक होगी, नोटबुक प्रैक्टिस। जो नहीं करके लाता है तो हम यहाँ ये करते हैं, उसका नाम लेके जो है प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचा देते हैं, फिर घर कॉल की जाती है, फिर पेरेंट्स को बुलाया जाता है, और फिर वो आगे से वो करना शुरू कर देता है। ये है तरीका, है ना, पीटते पीटते नहीं हम, मारना मारते। ठीक है, बस यही है। और नहीं करता है तो 2-3 बार अलर्ट किया जाएगा, नहीं मानेगा तो फिर भैया बाहर का रास्ता ही, फिर ये होता फाइनल। वैसे कर लेते हैं, आप अच्छे बच्चे हैं, मुझे पता लगा बहुत अच्छे हैं, तो कर लेंगे, है ना। तो ये देखो, ये रहेगा हमारा पढ़ने का तरीका। ठीक, अब वापस आ जाते हैं इसमें, जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे। वैसे टाइम हो गया है, आज इंट्रोडक्शन क्लास थी तो 12:20 तक ही था, है ना। तो अब नेक्स्ट क्लास है ना, हम ये शुरू करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रॉपर वे में। तो अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, तो थोड़ी सी कहानी सी सुनाई थी। ठीक है, तो धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे। ठीक है।